विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 साइंस, कक्षा 10 की विज्ञान, इसका अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। अध्याय के अंदर के जो प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। इन प्रश्नों से आपको परीक्षा की तैयारी हेतु हेल्प मिलेगी। जो विद्यार्थी प्राइवेट परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ से बड़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ हम देख लेते हैं कक्षा 10 विज्ञान से अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, अध्याय के अंदर के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं। इनमें से एक में आश्वित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षार की विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर यहाँ पर देखेंगे। जिस विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा वह क्षार की विलयन होगा। पहले हमें लिटमस पत्र को हम इन विलयन में डालेंगे तो जिस विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा वह क्षार की विलयन होगा। नीले हो चुके लिटमस को जिस विलयन में लाल हो जाएगा वह अम्लीय विलयन होगा। अब जो लिटमस नीला हो चुका है, क्षार के विलयन में हमने डाला था और नीला हो चुका है, यदि वह जिस विलयन में डालने से लाल हो जाएगा तो वह अम्लीय विलयन होगा। आश्वित जल में ना तो लाल और ना ही नीला लिटमस का रंग परिवर्तित होगा। इस प्रकार तीनों विलयनों की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। तो हमने देखा पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? इसका उत्तर होगा, दही एवं खट्टे पदार्थों उपस्थित अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्रिया देख रहे हैं, धातु प्लस अम्ल इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी धातु से अम्ल क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है और यदि हम इसे धातु के बर्तन में रखते हैं तो धातु अम्ल से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बना लेती है। इसीलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जाँच आप कैसे करेंगे? धातु और अम्ल की क्रिया होती है तो कौन सी गैस बनती है यह हमें यहाँ पर बताना है, और इस गैस की उपस्थिति जाँच आप कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर होगा, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनती है। अब इसकी जांच हम कैसे करेंगे? हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई तीली फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। हाइड्रोजन गैस की पहचान यही होती है, यदि हम उसके पास जलती हुई तीली ले जाते हैं तो फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस जलती है। तो इस प्रकार से हम जाँच कर सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हम लिखते हैं CaCO3 प्लस HCl यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इक्वल टू CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इस प्रकार से यह समीकरण यहाँ पर प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो कैल्शियम क्लोराइड और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब इस समीकरण को हम संतुलित करके देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl। यहाँ हम लेफ्ट साइड में और राइट साइड में देखते हैं सभी परमाणुओं की संख्या। जैसे कैल्शियम की संख्या दोनों ओर बराबर है, कार्बन की संख्या भी यहाँ पर बराबर है 1, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी एक कार्बन है। अब हम यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन जल के साथ है H2O और 2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर है। अब देखते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H2O जल में 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, HCl के साथ में एक हाइड्रोजन का परमाणु है, तो HCl के साथ हम 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो जाते हैं और क्लोरीन के भी 2 परमाणु हो जाते हैं, क्योंकि राइट साइड में क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है। अतः यौगिक के कैल्शियम कार्बोनेट है, यह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड में आग बुझाने का गुण होता है इसलिए यह जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते? इसका उत्तर हम देखते हैं HCl HNO3 आदि जल के साथ अभिक्रिया करके H प्लस या H3O प्लस आयन बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन यहाँ पर बनाते हैं। इसका समीकरण होगा HCl इक्वल टू H प्लस प्लस Cl माइनस और H प्लस प्लस H2O इक्वल टू H3O प्लस। इस प्रकार से यहाँ पर आयन प्राप्त होते हैं। यहाँ जैसे हमने देखा था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल आदि जल के साथ अभिक्रिया करके H प्लस या हाइड्रोजन आयन बनाते हैं।
समीकरण से हमने यहाँ पर इसे प्रदर्शित भी किया। जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जल के साथ मिलकर H+ या H3O+ नहीं बनाते हैं, इसलिए HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज नहीं। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन एवं हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं उत्तर, अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन एवं हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं। HCl = H++ Cl जो यहाँ पर ऋणायन है, H+ आयन प्लस H2 = H3O हाइड्रोनियम प्लस आयन यहाँ पर बनाते हैं, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? इसका उत्तर होगा, जल की अनुपस्थिति में शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस का आयनीकरण नहीं होने से H+ आयन उत्पन्न नहीं हो पाता है, इसलिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करता, जिससे यह लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अम्ल को तनुगत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? तो इसका उत्तर होगा, यदि सांद्र अम्ल में जल मिलाया जाता है तो यह तीव्र अभिक्रिया कर विस्फोट करता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिससे स्थानीय ताप में वृद्धि हो जाती है और कांच का पात्र टूट सकता है, इसलिए अम्ल को तनुगत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। यदि हम सांद्र अम्ल में जल मिला देते हैं तो यह तीव्र अभिक्रिया करेगा और विस्फोट भी कर सकता है, क्योंकि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ऊष्मा यहाँ पर उत्पन्न होती है तो कांच का पात्र टूट सकता है। इसलिए अम्ल को तनुगत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अम्ल के विलयन को तनुगत करते समय हाइड्रोनियम आयन या H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? तो इसका उत्तर होगा, अम्ल के विलयन को तनुगत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता में कमी आ जाती है। जब हम अम्ल के विलयन को तनुगत करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में कमी आ जाती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा होता है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में क्षारक मिला देते हैं अधिक मात्रा में तो हाइड्रोक्साइड आयन या OH- की सांद्रता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, आपके पास दो विलयन A एवं B हैं। विलयन A के pH का मान 6 है एवं विलयन B के pH का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारीय है? तो इसका उत्तर होगा, विलयन A में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। विलयन A हल्का अम्लीय एवं विलयन B हल्का क्षारकीय होता है। तो विलयन B का pH मान 8 है, जो 7 से अधिक है, तो यह क्षारकीय होता है, और विलयन A का मान 6 है, जो 7 से कम है, तो यह आयन अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर होगा, किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता अधिक होने पर विलयन की अम्लीयता अधिक होगी। तो यदि विलयन में H+ आयन की सांद्रता अधिक है, H+ आयन अधिक हैं, तो उस विलयन की अम्लीयता भी अधिक होती है। अगला प्रश्न है, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ, तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, क्षारकीय विलयन में OH- आयन की सांद्रता H+ आयन की सांद्रता से अधिक होती है, इसलिए ऐसे विलयन क्षारकीय होते हैं। क्षारकीय विलयन में जो ऋणात्मक आयन है OH, इनकी सांद्रता धनात्मक आयन H+ की सांद्रता से अधिक होती है, इसलिए ऐसे विलयन क्षारकीय होते हैं। अगला प्रश्न है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? इसका उत्तर होगा, बिना बुझा हुआ चूना या चौक की प्रकृति क्षारकीय होती है, इसलिए मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए किसान इन पदार्थों का उपयोग करता है। निरंतर मिट्टी में उर्वरक मिलाते रहने से मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है, तो इसे दूर करने के लिए बिना बुझा हुआ चूना या चौक की प्रकृति क्षारकीय होने के कारण अम्लीयता दूर करने के लिए किसान इन पदार्थों का उपयोग करता है और मिट्टी में मिलाता है। अगला प्रश्न है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? इसका उत्तर हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका उत्तर होगा, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण आप याद रखें, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण बात है। इस का नाम आपको याद होना चाहिए, विरंजक चूर्ण। इसका प्रचलित नाम है CaOCl2, यह इसका सूत्र है। अगला प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो इसका उत्तर होगा, शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है।
सूत्र यहाँ पर होगा CaOH ट्वाइस प्लस Cl2। यह समीकरण है इक्वल टू CaO Cl2 प्लस H2O। इस प्रकार से शुष्क बुझा हुआ चूना से क्लोरीन क्रिया करके व्यंजक चूर्ण का निर्माण करती है और जल का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर होगा कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O का उपयोग किया जाता है। इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट जो यहाँ पर दिया गया है Na2CO3.10H2O इसका उपयोग किया जाता है और इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। अब हम इसके लिए समीकरण देखते हैं। NaSCO3 जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इक्वल टू, इसे गर्म किया हमने तो NaCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस H2 यानी जल और प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस अध्याय का अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, अध्याय के अंदर के जो प्रश्न है उसका अगला और आखिरी प्रश्न हम देखते हैं और इसका उत्तर यहाँ पर देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका सूत्र है CaSO4.12H2O जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम CaSO4.2H2O बनाता है। इसका सूत्र होगा CaSO4.12H2O प्लस यहाँ पर हम देख रहे हैं 1/1/2H2O इक्वल टू CaSO4.2H2O यानी जिप्सम यहाँ पर बनता है। यहाँ पर 1.5 जो अणु दिया गया है वह पानी का है या जल का है और CaSO4 के साथ हाफ H2O का परमाणु है या अणु है। तो इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस क्रिया करके जिप्सम का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के अंदर के सभी प्रश्नों के उत्तर देखे। आप सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कराल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई नए अध्याय के प्रश्न के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं और नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। बेल आइकन को क्लिक कराल पर प्रेस अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने साथियों में भी इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी प्रमोट करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस चैनल की जानकारी प्राप्त हो सके और जो यहाँ पर सरल तरीके से प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं उनका लाभ सभी को प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।